Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and dear students. Today's topic is all about the government, governance and good governance. It is very common that usually people use government as a synonym of governance, and they don't understand the difference between the government and governance. Same as students of political science and other disciplines mix these two concepts of government and governance. Today's topic will give you an understanding of the difference and the whole process of the governance and how we can achieve the good governance goals. Here, the government is a group of people. हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लोगों का वो ग्रुप है, वो एक टीम है who rule और run the administration of a country. जो एक मुल्क में who rule, जो हुकूमत करती है, और रन द एडमिनिस्ट्रेशन, और उस मुल्क के जो मशीनरी है उसको चलाती है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो चलाती है. तो इस बात से हमें ये पता चला कि जो गवर्नमेंट है वो एक इंसानों का ग्रुप है, वो उन इंसानों का या रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप है जो आपने और हमने मैंडेट के ज़रिए उनको मेजॉरिटी दी और फिर उन्होंने गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की, राइट. लेकिन इसके साथ साथ इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी हैं और वो अपनी एक ख़ास रिक्रूटमेंट के ज़रिए गवर्नमेंट में आई. तो गवर्नमेंट जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोग शामिल हैं, लेकिन इनमें पॉलिटिकल जो हैं वो रूल करते हैं और जो नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल हैं वो दोनों मिलके रन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन. दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कि गवर्न करती है और कंट्रोल करती है स्टेट अफेयर्स को, लेकिन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और गिवन अ टेन्योर. अब ये जो गिवन टाइम है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी. ये गिवन टाइम हर मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, दूसरे कंट्रीज़ में मे बी 4 साल के लिए आती हो या 3 साल के लिए आती हो. इट डिपेंड्स कि कौन सा मुल्क अपनी जो इंतखाबात हैं उसके ज़रिए इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आते हैं, मगर वो कितने टाइम पीरियड के लिए आते हैं. सो किसी भी गवर्नमेंट का गिवन टाइम पीरियड जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज होता है कि ये इतने टाइम के लिए काम करेगी. हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक मीडियम है जिसके ज़रिए पावर ऑफ द स्टेट इज़ एम्प्लॉयड. जो स्टेट की पावर है वो इस्तेमाल करके स्टेट अफेयर्स को कंट्रोल किया जाता है और चलाया जाता है. आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जो है स्टेट के पिलर्स में से एक पिलर है जहाँ पे टेरिटरी भी होती है, पॉपुलेशन भी होती है, मगर गवर्नमेंट जो है इन सब को रेगुलेट करती है, रन करती है. गवर्नमेंट 2 किस्म की हो सकती है. एक तो डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ये उन लोगों की हुकूमत होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि हमने और आपने अपने वोट के ज़रिए, जिनको ये अथॉरिटी दी होती है कि आप स्टेट अफेयर्स को देखें और आप कैपेबल हैं कि स्टेट अफेयर्स को चलाएं. लेकिन इसके बरक्स एक दूसरा सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है जो कि इस सिस्टम को बाज़-औक़ात सबोताश करके ख़त्म करके इसकी जगह ले लेता है, जिसमें ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट यानी डिक्टेटर का जो रिजीम है या जो डिक्टेटर्स हैं वो स्टेट को रूल करते हैं. जैसे कि पाकिस्तान में आपको मिसाल मिलती है, हमारे पास अयूब रिजीम था, याह्या रिजीम, ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ का, और म्यांमार की अभी आपको ताज़ा एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि वहाँ की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म करके
एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश की गई। इसी तरह एक गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ काम होते हैं जो एक गवर्नमेंट ने ज़रूर करने होते हैं, और इन्हीं को सामने रख के जो है वो गवर्नमेंट वर्कआउट करती है। नंबर 1, डोमेस्टिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। नंबर 2, कॉमन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। नंबर 3, blessings of liberty and peace. Number 4, promotion of general welfare. And number 5, promotion of public morality, ethics and integrity. ये एक गवर्नमेंट के कुछ काम हैं। डोमेस्टिक ऑर्डर का मतलब एंड ट्रैंक्विलिटी का मतलब ये कि मुल्क में जो है वो एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाना जिसमें कि एक स्मूथनेस हो, जिसमें कि कामनेस हो, और एक जिसे कहें कि वो एक स्मूथ वर्किंग की तरफ आए, और मुल्क में जो है वो सारा निज़ाम जो है वो बेहतर अंदाज में चल रहा हो। हुकूमत का ये काम है कि वो रियासत की सिक्योरिटी को पॉसिबल बनाए, आम पब्लिक की सिक्योरिटी को पॉसिबल बनाए, उनकी जो हक के आज़राए और आज़ादी है उसको पॉसिबल बनाए, उनको अमन और अमान वाला मुल्क जो है वो दे, जहाँ पे वो आराम से ज़िंदगी गुजारें, अपने काम कर सकें, रोज़गार की तलाश कर सकें, स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ सकें, असातिज़ा वहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट हो, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो जहाँ वो काम कर सकें। लेकिन साथ साथ जो आम लोगों की वेलफेयर का काम है, सिटीज़न की वेलफेयर का काम है, स्टेट वेलफेयर का जो एजेंडा है उसकी प्रमोशन भी करे। एंड हेयर डजंट मीन कि सिर्फ प्रमोशन करे स्लोगन्स के ज़रिए, मीन्स प्रैक्टिकली भी उसको इम्प्लीमेंट करे, मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए काम करे, मुल्क में मोरालिटी जो पब्लिक मोरालिटी है उसको भी जो है वो बेहतर करे। इसी तरह हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे भी काम करती है जिससे कि जैसे कि हम इसके अगर एग्जांपल देखें कि इट इज़ द सेट ऑफ, जो गवर्नेंस है ऑपोजिट टू गवर्नमेंट, इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट का पढ़ा कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि स्टेट अफेयर्स चलाते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो गवर्नेंस क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो मतलब ये हुआ कि गवर्नेंस उसी वक्त चल सकती है जब पहले गवर्नमेंट मौजूद हो, फिर वो गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड लॉज बनाए और उसके तहत जब वो मुल्क चलाए तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो गवर्नेंस होता है। गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, गवर्नेंस सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज, और वो एक फ्रेमवर्क है जो सेट किया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग हमने गवर्नमेंट चलानी है। लेकिन कीप रिमेंबर ये स्टेप 1 है गवर्नेंस का जो कि गवर्नमेंट लेती है। एक दूसरा स्टेप भी है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं करनी कि रूल्स एंड लॉज बना दिए, लोगों को बता दिया जी रूल्स एंड लॉज बने हुए हैं। नो, यू हैव टू इम्प्लीमेंट। आपने उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। आपने लोगों की वेलफेयर का जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि गवर्नमेंट ने काम करना है, तो वो कैसे करना है? पॉलिसीज़ बनाएगी तो इम्प्लीमेंट करेगी तो लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। सो द गवर्नेंस इज़ व्हाट गवर्नमेंट डू। गवर्नमेंट जो कि एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप है जो कि ह्यूमन बीइंग पे मुश्तमिल है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होती है, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल जो हमारे गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, वो जब गवर्न करते हैं तो पूरा प्रोसेस गवर्नेंस का प्रोसेस होता है। गवर्नेंस एक कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव्स की जमात है, मगर गवर्नेंस एक कॉन्सेप्ट है,
एक प्रोसेस है, और ये किसी भी रियासत में, चाहे उसका साइज छोटा हो या बड़ा, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन कीप रिमेंबर कि हर गवर्नमेंट अगर वो छोटे साइज़ की है तो उसका गवर्नेंस का प्रोसेस स्मॉलर होगा, लेकिन अगर लार्जर है, टेरिटरी या पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स उसका जो सिस्टम है गवर्नेंस का, वो मल्टी लेवल गवर्नेंस भी हो सकती है वहाँ पे थ्रू मल्टी लेवल गवर्नमेंट। जैसे पाकिस्तान में आप देखें, एथनिक डाइवर्सिटी है, डाइवर्स सोसाइटी है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया गया और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल पे काम करती है। मींस हमारी जो गवर्नेंस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, और हमारी जो डिमांड्स हैं लोगों की कि हमारे लिए आप वेलफेयर के ये काम करें, वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड हैं। अब हम ये देखते हैं कि गवर्नेंस की जो वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी है पीआरएसपी हैंडबुक में, वो क्या है। द वे पावर इज एक्सरसाइज थ्रू अ कंट्रीज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। कि एक मुल्क की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको चलाने के लिए जब आप एक पावर वर्कआउट करती है तो उसको, या प्रैक्टिस करती है, उसको गवर्नेंस कहते हैं। मगर हम ये देखते हैं कि जो यूएनडीपी है उसकी जो डेफिनेशन है वो भी इसी से सिमिलर है। द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या कंट्रोल टू मैनेज अ कंट्रीज अफेयर। एक मुल्क की टेरिटरी में मौजूद, रियासत की जो वाल बाउंड्री में मौजूद जितने मामलात हैं उनको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव 3 वेज हैं, उन तीनों को चलाना, और इसके लिए कुछ मैकेनिज़्म, प्रोसेसेस और इंस्टीट्यूशंस बनाना। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस, रियासत के इंस्टीट्यूशंस दरअसल रियासत के वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसी तरह ये इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिनको चलाया जाता है। इनमें आपकी पार्लियामेंट भी आ जाती है, और स्टूडेंट सिटीजन्स के लिए काम किया जाता है, और ग्रुप्स जो हैं ये आर्टिकुलेट करते हैं, और यहाँ पे लोगों के लीगल जो राइट्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन की जाती है, और लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाता है। यहाँ एक फिगर मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट गवर्नेंस प्रोसेस चलाती है, और गवर्नेंस प्रोसेस क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज है, फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट थ्रू द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट ने गवर्नेंस का जो प्रोसेस है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई, उनको फिर इम्प्लीमेंट किया रियासत के अंदर। क्योंकि गवर्नेंस के प्रोसेस में 2 स्टेप आ जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, एंड देन इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज़। गवर्नेंस जो है उसमें 3 कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अथॉरिटी, कि गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी कायम होती है, वो अकाउंटेबिलिटी भी करती है और डिसीजन मेकिंग भी करती है। गवर्नेंस, जैसा भी हमने उसकी डेफिनेशन में भी देखा, कि 3 पॉलिटिकल डोमेन्स में काम करती है। यानी हुकूमत, किसी भी हुकूमत को 3 डोमेन्स होती हैं जिसमें वो गवर्न करती है। एक पॉलिटिकल गवर्नेंस, एक इकोनॉमिक गवर्नेंस यानी फिस्कल अफेयर्स को देखती है, तीसरी वो रियासत का इंतज़ाम और इंसराम चलाती है। अब अगर तो यूनिटरी सिस्टम है तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस होगी, अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो मींस 3 लेवल और 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी, और वो इस तरीके से लोगों की वेलफेयर के लिए जो है वो काम करेगी। पॉलिटिकल गवर्नेंस क्या होती है? पॉलिटिकल गवर्नेंस इज द प्रोसेस, कीप रिमेंबर
Political governance is the process of decision making for to formulating policies. यानी गवर्नेंस वो पॉलिटिकल गवर्नेंस वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या होता है डिसीजन मेकिंग करते हैं ताकि कोई पॉलिसी बनाई जाए. सेम एज इकोनॉमिक गवर्नेंस. इकोनॉमिक गवर्नेंस वो रेफर करता है टू द सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस और प्रोसीजर्स का. अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी हैं और उनके प्रोसीजर्स भी हैं कि वो कैसे काम करते हैं. ये इस्टेब्लिश करती है टू अचीव कंबाइन और कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स इन द इकोनॉमिक फील्ड, namely the coordination of economic policies to promote economic and social progress. ये अब जो कोऑर्डिनेशन होगी ये हुकूमत के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान होगी ताकि हम अपनी जो मुल्क की इकॉनमी है, जो हमारे मुल्क का जो रेवेन्यू है, उसको हम इस तरीके से बेहतर अंदाज में खर्च करें कि हमारे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं और रियासत की और कॉमन मैन की डेवलपमेंट के लिए जो है वो ये काम करें. लेकिन एक तीसरी डोमेन भी है गवर्नेंस की जो कि गवर्नमेंट जिसके ऊपर फोकस करती है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस. ये एक ऐसा सिस्टम है स्टूडेंट्स कि जिसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है. कीप रिमेंबर कि स्टेप 1 के जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस उसकी इम्प्लीमेंटेशन है. और इकोनॉमिक गवर्नेंस क्या है कि हमें जब भी हम एडमिनिस्टर करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, हमने उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी नीड सम रेवेन्यू. हमें कुछ पैसे चाहिए होते हैं, रकम चाहिए होती है गवर्नमेंट को, और वो एलोकेट की जाती है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स को. रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे पाकिस्तान में NFC अवार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है. इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस में हम उन पॉलिसीज़ को जो हमने स्टेप 1 पे बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है. और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस में गवर्नमेंट की एक टीम होती है जो एडमिनिस्टर कर रही होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं जिनके पास. फिर मैं कहूँगी कि ये पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ज़िले में जो है वो डिवीज़न में कमिश्नर और जो डिवीज़न है आपका जो डिवीज़न है उसमें कमिश्नर एडमिनिस्टर करता है हर डिवीज़न को, और उसके मातहत डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं और फिर उनके मातहत असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं. लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे एक गवर्नमेंट भी होती है, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है और प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है. सेम एज वी सी that these administrative bodies work for the welfare of the people. यहाँ एक चार्ट के ज़रिए हम अपने गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं. मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट इज़ अ फॉर्मल बॉडी इन्वेस्टेड विद द अथॉरिटी. जिसको ये अथॉरिटी दी जाती है, उसको ये अथॉरिटी कौन देता है? स्टेट देती है. कैसे देती है अथॉरिटी? पहले 2 किस्म के लोग हैं ना गवर्नमेंट में, एक पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल. नॉन पॉलिटिकल को तो वो रिक्रूट करती है CSS के ज़रिए या PCS के एग्ज़ाम्स के ज़रिए पाकिस्तान में, और जो पॉलिटिकल हैं उनको आप पॉलिटिकली अवाम मैंडेट के ज़रिए इलेक्ट करती है. ये 2 लोग मिलके गवर्नमेंट में काम करते हैं और अल्टीमेट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट का हेड है उसके पास होती है. अगर तो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर है. अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो जो प्रेसिडेंट है उनके पास होती है. ये डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज़ एंड रूल्स बनाते हैं. जबकि गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट है जिसमें कि ऑल प्रोसेसेस ऑफ गवर्निंग वेदर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट भी गवर्न कर सकती है,
प्राइवेट बिजनेस में भी गवर्नेंस हो सकती है, फैमिली ट्राइब में भी हो सकती है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो सकती है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो सकती है, और किसी टेरिटरी को ऑर्गेनाइज करने की जब हम बात करेंगे तो वो फिर स्टेट अफेयर्स में आ जाएगी। इसी तरह हम कुछ डायमेंशंस में गवर्नमेंट और गवर्नेंस को देखते हैं। डायमेंशन नंबर 1 है द रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो है द रोल ऑफ गवर्नमेंट, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग, सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होगा, फोकस उनका किस पे होगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा और पॉलिसीज कौन बनाता है। गवर्नमेंट में मेजर एक्टर्स होती है गवर्नमेंट, उसकी अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल उसका होता है, क्लोज्ड होती है और वर्टिकल होती है गवर्नमेंट, यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड देन द लोकल गवर्नमेंट। इसका फोकस वो प्रोग्राम होता है, वो एजेंडा होता है, वो मैनिफेस्टो होता है जो जो उसने इलेक्शन के दौरान लोगों से प्रोमिसेस किए होते हैं, मगर साथ साथ जो स्टेट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उसके लिए काम करती है, लाइक डिफेंस और उसकी स्टेट की प्रमोशन के लिए स्टेट के डिफरेंट माहिदात की जो है वो तौसीक करती है। और ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती जमात होती है, और इसका मकसद जो है वो प्रोसेस, आउटपुट्स, क्वालिटी और आउटकम्स होता है, सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म्ड होती है। गवर्नेंस वन ऑफ मैनी एक्टर्स, ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, निगोसिएशन और परसुएशन पे काम करती है, ओपन एंड हॉरिजेंटल होती है और पार्टिसिपेटरी होती है, यानी जब तक सब लोग मिलके पार्टिसिपेट नहीं करते द इंटायर गवर्नेंस सिस्टम वर्क नहीं करता। इसके जो आउटकम है वो कम्युनिटी की वेलफेयर, कॉमन मैन की वेलफेयर और उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना होता है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं और प्लेस इसका वेरी सेंसिटिव होता है। गवर्नेंस के जो प्रोसेस होता है उसमें 3 एक्टर्स शामिल होते हैं, स्टेट, सिविल सोसाइटी और मार्केट। अब स्टेट जो है वो कैसे एक एक्टर होती है, ये इनेबल करती है, टू इनेबल इज टू मेक चेंजेस इन द लॉ एंड इंसेंटिव स्ट्रक्चर and to develop local capacity rather than to manage resources or to deliver services directly। यानी जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी स्टेट है, ये इनेबल करती है कि तब्दीली लाई जाए, लॉ के ज़रिए स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं और डेवलप की जाए लोकल कैपेसिटी। सेकेंडली, क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट बनाती है, एक स्टेट के पिलर्स में से एक पिलर गवर्नमेंट है जो कि क्रिएट किया जाता है, फिर उसको ये अथॉरिटी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो लोगों के लिए काम करे, इफ़ेक्टिव काम करे, स्टेट को चलाए, स्टेट के का जो होल प्रोसेस है उसकी निगरानी भी करे, उसको चलाए भी और बेहतर अंदाज में चलाए। सिविल सोसाइटी ये कंसिस्ट करती है कॉम्प्लेक्स ऑफ सिटीजन्स और ग्रुप आउटसाइड द गवर्नमेंट। सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट में नहीं होती, ये आउटसाइड द गवर्नमेंट होती है और ये पब्लिक एरिना में काम करती है, पब्लिक जो सोसाइटी है ये उसमें एग्जिस्ट करती है। और समटाइम हम इसको NGOs भी कह देते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कह देते हैं, या वॉलंटियर्स भी कह देते हैं। दे अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द inarticulate and the excluded or marginalized, to organize them, to raise their voice on social issues and on their issues। For example, हमारे यहाँ पे आजकल जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हो रहे हैं, इस तरह के किसी इशू के ऊपर वो बोल सकती है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी कोई मूवमेंट चला सकती है, सोशल मूवमेंट चला सकती है। वुकला तहरीक इसके एग्जाम्पल हो सकती है।
दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, ये ग्रुप सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, फिर कॉन्टेस्ट पावर गेन करता है, फिर कॉन्टेस्ट करता है और रियासत तक अपनी बात सॉफ्ट एंड रिजिड रिजिड दोनों तरीकों से पहुंचा सकता है। धरने दे सकता है, रोड्स ब्लॉक कर सकता है। NGOs may engage in the critique of existing government policy and may challenge government by competing with government's own delivery system. NGOs भी एक पावरफुल रोल प्ले करती हैं, वो गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना भी बना सकती हैं, मगर नेगेटिव ही नहीं, वो पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। वो गवर्नमेंट के साथ मिलके गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की निगरानी में उनको सपोर्ट करती हैं या उनको असिस्ट करती हैं और इस तरीके से गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करती हैं। हम हमेशा चीज़ों का नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, लेकिन हमें NGOs का पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। NGOs may likewise mobilize people to prove themselves eligible to receive government social services. NGOs हमें अवेयरनेस दे सकती है कि भाई अपने राइट्स के लिए आप बोलें। अब जैसे अब ये जो हमें मोबिलाइज कर सकती है, ये भी नेगेटिव भी कर सकती है और पॉजिटिव भी कर सकती है। जैसे NGOs औरतों को औरत मार्च के लिए नेगेटिवली जो है मोबिलाइज कर रही है, मगर अगर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो वो ये भी है कि हमारे यहाँ पे सबसे सप्रेस्ड जो कम्युनिटी है, लाइक या सबसे सप्रेस्ड जेंडर है, वो ख़वातीन का है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। इस तरह के लोगों के लिए वो काम करती है जो स्ट्रेस्ड होते हैं, जिनको उनके राइट्स मिल नहीं रहे होते। हम ये नहीं कह रहे कि उनको ये राइट्स मर्द नहीं दे रहे होते, हम ये कह रहे हैं कि उनको ये राइट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं लेकिन नहीं मिल रहे होते। सेम एज मार्केट, ये रेफर करती है टू द स्टेक होल्डर्स और दोज हु विल बेनिफिट फ्रॉम द सर्विसेज गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी गई डिफरेंट सर्विसेज जो है उनसे फ़ायदा लेंगे। दे कैन आल्सो बी रेफर टू एज दीज दोज गवर्न, ये वो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट गवर्न भी करती है। गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस के साथ वर्ल्ड बैंक ने हमें एक और कॉन्सेप्ट दिया और वो था गुड गवर्नेंस का। डेवलपिंग कंट्रीज़ में आम तौर पे गुड गवर्नेंस जो है वो एक ऐसा गोल होता है जिसको अचीव करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो गुड गवर्नेंस को जो है अचीव कर लेते हैं, उन गिवन क्राइटेरियाज को मीट कर लेते हैं जो वर्ल्ड बैंक ने हमें दिए हैं। और हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा वर्ड है, बज़ वर्ड है फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जिसको उन्होंने अचीव करना होता है, यानी 100% डिलीवरी देनी होती है, 100% परफॉर्म करना होता है और 100% अपने सिटीज़न को सेटिस्फाइड करना होता है। हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी स्टेट्स जो थीं उन्होंने ग्रो किया और अपनी इकॉनमी को उन्होंने एक संभाला दिया। हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक ने हमें क्राइटेरिया दिया, उसमें कहा कि पार्टिसिपेशन की जाए आवाम की और गवर्नमेंट की मिलके हो और वेलफेयर के काम मिलके जो हैं वो किए जाएं, जो भी काम किया जाए उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, रूल ऑफ लॉ हो, लॉ किसी एक अमीर के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, सब के लिए ऑन द होल जो है वो काम करे और सब कानून की नज़र में बराबर हों। ट्रांसपेरेंसी हो, ओपननेस हो, कुछ हिडन ना रखा जाए। और आपको पता है 18वीं तरमीम में हमारे यहाँ पे एक हमारा जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें इजाफा किया गया है कि आप और हम कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से तलब कर सकते हैं, लेकिन कीप रिमेंबर कि उसका ताल्लुक हमारे रियासत के खुफिया राज के, आप जाके एटॉमिक एनर्जी कमीशन से कहें कि एटम बॉम्ब हमने कहाँ रखे हैं, हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाए, या आप आर्मी के पास जाएं और कहें कि जी आपने कहाँ कहाँ पे
कौन कौन से आर्सेनल्स रखे हुए हैं हमें रिपोर्ट दें, इस तरह का नहीं। सॉफ्ट जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो चल रहा है, एंड यू आर अ रिसर्चर और आप उस पर काम करना चाह रहे हैं, या यू आर अ सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, आप जाके उनसे मालूमात मांग सकते हैं एंड दे आर बाउंड, और अगर वो नहीं देते तो आप परस्यू कर सकते हैं, उनके ऊपर केस कर सकते हैं, उनको आप गवर्नमेंट को लिख सकते हैं कि हमारा ये जो राइट है ये मुझे नहीं दिया जा रहा, कि राइट टू नो, कि आप जाने हर चीज़ के बारे में। रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए गवर्नमेंट में, कंसेंसस ओरिएंटेशन होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम करे, एफिशिएंटली काम करे, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी नज़र आए हमें। सेम एज फैमिली पॉलिटिक्स जो है उसको यहाँ पे नहीं हो, मना किया जाए फैमिली पॉलिटिक्स को, ताकि ये जो हमारे इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व हो सकें। सेम एज हमारे यहाँ पे जो लीडरशिप का फुकदान है वो ख़त्म किया जाए। ये वो चैलेंजेस हैं, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, कंसेंसस ओरिएंटेशन, लैक ऑफ कंसेंसस ओरिएंटेशन, नो इक्विटी, नो इंक्लूसिवनेस, लेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, लेस ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, फैमिली पॉलिटिक्स का एग्जिस्ट करना और लीडरशिप का फुकदान, जो कि हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं उन गुड गवर्नेंस के जो क्राइटेरिया है जो दिया गया था हमें वर्ल्ड बैंक ने कि आपने इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये चीज़ें हमारे यहाँ पे मिसिंग हैं। अब हम पाकिस्तान केस में देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इश्यूज ऑफ गवर्नेंस हैं और चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। नो अकाउंटेबिलिटी, हमारे यहाँ पे लोग पैसे, हुकूमतें अकाउंटेबल नहीं है। हर हुकूमत आती है वो अपनी मनमानी करती है, चली जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो लकीर पीटती रहती है, पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, पिछली गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ नहीं बनाई, इस तरह खा लिया, हमने उसके ऊपर कमीशन बना दिया, मगर उन कमीशन की रिपोर्ट ना कभी आपने देखी ना हमने देखी। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस नहीं है चीज़ों में। करप्शन में तो हम वर्ल्ड के जो इंडेक्स है उसमें हम टॉप पे लाई करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हाल ये है कि ये तीसरी गवर्नमेंट जा रही है, लेकिन आप देख लें कि इसको भी गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए, सबोताज करने के लिए किस किस तरह जो है वो अलाइंसेस बनाए जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करें, मगर एक गवर्नमेंट को उसका टेन्योर मुकम्मल होना से जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं उनके रास्ते बंद हो जाते हैं। एक और पाकिस्तान को जो इशू है वो एथनिसिटी का है। हमने जब पाकिस्तान बनाया तो हमारे तमाम लोग मुसलमान थे, राइट? आपको याद होगा कि हम सब मुसलमान थे, ना तो बलोची थे पाकिस्तान बनने से पहले, ना सिंधी थे पाकिस्तान मूवमेंट में, आपने कभी नहीं सुना होगा। बलोची इतनी दफ़ा खड़े हुए थे तो सिंधी, मुसलमान, मुसलमान और मुसलमान का लफ्ज़ यूज़ होता था, और ये वो कलमा था जिसने हमें हमारे ये सब एथनिक डिफरेंसेस ख़त्म कर दिए थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जनाब हम बलोची भी बन गए, हम सिंधी भी बन गए, पंजाबी भी हैं, और तो और हम जो माइग्रेट होके आए, हम अभी तक माइग्रेट होने को एक जो है कैश करते हैं, एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जब आप माइग्रेट होके आ गए, नाउ यू आर पाकिस्तानी। तो हमारे यहाँ पे जब हमने एथनिसिटी को खुद फ़रोग़ दिया तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे उन्होंने भी एथनिसिटी को इशू बनाया, और हमारे यहाँ पे सेक्टेरियनिज़म भी हुई पास्ट में। फिर उसके बाद हमारे बलोच इश्यूज़ हुए, बंगाली इश्यूज़ हुए, लैंग्वेज का इशू हुआ जो कि वर्ल्ड के बहुत कम कंट्रीज़ में होता है। हम लैंग्वेज पे सेंसिटिव हैं। आप जिस ज़बान में भी बोलें, आपका मुद्दा अच्छा होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे लैंग्वेज भी एक इशू है। और लैंग्वेज क्या है ये आज तक नहीं पता। आप गवर्नमेंट में काम करें तो इंग्लिश में लेटर लिखते हैं, उर्दू आपकी डिक्लेयर्ड है मादरी ज़बान, राइट? आप घर आके बोलते हैं अपनी मदर लैंग्वेज, पढ़ते आप उर्दू और इंग्लिश में मिक्स हैं,
अरबी भी आप पढ़ते हैं कि आप मुसलमान हैं, हमें खुद ही अपनी डायरेक्शंस का नहीं पता। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत है हमारे यहाँ पे। मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसकी वजह क्या है कि हम में से हर कोई एक एथनिक ग्रुप ने अपनी एक पार्टी बना ली होती है। कोई मेजर ऐसी लार्जर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कम है। आपके पास चॉइस होती है या आप पीपल्स पार्टी के को ज्वाइन कर लें या आप पीएमएलएन को ज्वाइन कर लें। अब तीसरी पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है, यानी पहले जो 2 की चॉइस थी अब वो 3 हो गई और फिर आने वाले दिनों में 4। एक नेशनल लेवल पे भी मल्टी पार्टी होगी जिसमें कंसेंसस नहीं होता और वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो क्रिएट हो जाती है, जिसके नतीजे में नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम जो पहले ही रेडी बैठे होते हैं वो आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब 18वीं तरमीम के बाद तो अब ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ गवर्नमेंट डिसमिस हो सकती है, लेकिन वो भी अगर प्राइम मिनिस्टर खुद चाहें। कंसेंसस नहीं था हमारे यहाँ पे। 18वीं तरमीम के बाद आपको सीसीआई का प्लेटफॉर्म दिया है, आपको एनईसी का दिया है, एनएफसी के ज़रिए आप मामलात जो हैं फाइनेंशियल इश्यूज या फिस्कल जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिवाइसेबल पूल में उसके ऊपर कंसेंसस बनाएं, नेशनल मैटर्स पे कंसेंसस बनाएं। आपके मुल्क में इकॉनमी इनस्टेबल है, लोग टैक्सेस नहीं देते। सारे गवर्नेंस में मसला क्या है कि गवर्नमेंट की ग्रिप लोगों के ऊपर कमज़ोर है। गवर्नमेंट अपने टेन्योर को बचाने में लगी होती हैं, मगर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस पे कम ध्यान देती हैं। सिंस 1947 टू 2021 आप देख लें, हर गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को बचाने में लगी हुई है और खुद वो बचते भी नहीं है, मगर गवर्नेंस जो है वो भी पूरा स्केलेटन जो है वो एक आम सिटीज़न के लिए जो है वो कुछ नहीं कर पाता। जो मुल्क की इकॉनमी है, प्रोजेक्ट बनते हैं, टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो जो पुराने वक्तों में 5 साला मंसूबे गवर्नमेंट देती थी और नया 5 साला मंसूबा आता था और उसके बाद वो वर्कआउट करता था और लोगों को बुनियादी ज़रूरियात मिलती थी, वो अब बहुत वीक हो गया है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाती है गवर्नमेंट ताकि गवर्नेंस को बेहतर बनाए सके, ग्रास रूट लेवल तक हमें दे। हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है वो नॉन फंक्शनल हो गई है। कहा गया कि 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों को दे दो ताकि इफ़ेक्टिव गवर्नेंस होगी, तो सूबों ने जो उसका हाल किया वो वही किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी वक्त में 18वीं तरमीम से पहले सूबों का हाल किया था। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान में गवर्नेंस इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट बेहतर नहीं है। अवाम गवर्नमेंट की पॉलिटिकल टॉक और डिबेट पे तो गौर करती है, मगर ये गौर नहीं करती कि वो उनकी वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही, वो अपनी सीटें बचा रही हैं। तो हमें इसके लिए भी आवाज़ रेस करनी है, हमने इसके लिए भी उठ खड़ा होना है। तो जब तक हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ब्राइबरी और करप्शन नहीं होगी, पॉलिटिकली मुल्क स्टेबल होगा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल नहीं होंगे, हम सिर्फ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी की हैसियत से सोचेंगे और पाकिस्तान की हैसियत से काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, टैक्सेस देंगे, तो बोथ गवर्नेंस एट गवर्नमेंट लेवल और लोग जो सिटीज़न के एंड पे है बेहतर तरीके से काम करेगी। आई होप कि आपको आज गवर्नेंस गवर्नमेंट दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतर अंदाज में समझ आ गए होंगे। थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू।